वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 की कंपैरेटिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे न्यू एंटाइटीज़ इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इट मीन्स आफ्टर 1991 यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वर्ल्ड में जो न्यू पावर उभर के आई या नई नई कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट होके सामने आई, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रशिया, बाल्टिक स्टेट्स और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे या क्या मेन मुद्दे रहे जिससे उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया। चलो, सबसे पहले हम रशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इन रशिया 2 रिपब्लिक्स चेचन्या एंड डेगेस्तान हैव हैड वियोलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट। अगर हम चेचन्या और डेगेस्तान की बात करें तो इन दोनों ही रिपब्लिक्स में सेशनिस्ट मूवमेंट चले। हियर इज चेचन्या एंड डेगेस्तान। ठीक है, ये दोनों ही रिपब्लिक रशिया से अलग होना चाहते थे। द सिविल वॉर हैड स्टार्टेड इन द ईयर 1994 और चेचन्या और डेगेस्तान में जो सिविल वॉर हुई एक 1994 में स्टार्ट हुई जो 1996 तक चली। और चेचन्या की सेकेंड वॉर की बात करें तो 1999 से लेकर 2000 तक चली। क्लियर। और मूवमेंट के बाद ही जस्ट आफ्टर 2000 में व्लादिमीर पुतिन प्राइम मिनिस्टर बन के आए। और इन दोनों ही प्लेसेस पे, चाहे वो डेगेस्तान के कॉन्फ्लिक्ट हो या टेररिज्म इन चेचन्या हो, उसको दबाने की कोशिश करी गई, सप्रेस्ट करने की कोशिश करी गई। इसके लिए मिलिट्री को भी बुलाया गया, मिलिट्री रिपब्लिक्स में एंटर करी और मिलिट्री के द्वारा बमबारी भी करी गई, ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन भी हुआ। बट यहाँ के जो रेबल्स थे या रिवॉल्यूशनरीज कह लो, उनकी जो एस्पिरेशन थी इंडिपेंडेंट होने की या अलग होने की, उसको वहाँ की आर्मी नहीं रोक पाई। और आज भी यहाँ पे इन मुद्दों को देखा जा सकता है। Soon after becoming Russia Prime Minister Vladimir Putin had to face conflict in Dagestan and terrorism in Chechnya. Moscow method of dealing with the Chechen rebels and indiscriminate military bombing have led to many human rights violations but failed to deter the aspirations for independence. अब हम सेकेंड टॉपिक करेंगे बाल्टिक स्टेट्स। एस्टोनिया, Latvia and Lithuania located on the eastern shores of the Baltic Sea. They were part of the Soviet Union before 1991 but gained independence in 1991. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, जो कि 15 रिपब्लिक्स में से 3 रिपब्लिक थी और यूएसएसआर की मेंबर थी। क्योंकि इसको बाल्टिक स्टेट इसलिए कहा गया क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास हैं, लैटविया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया, और ये CIS की मेंबर में नहीं बनी थी। 1991 में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था और उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन की मेंबर बन गई और 2004 में नाटो की मेंबर बन गई। Gained independence in 1991. In 1991, September 3, Baltic republics of Estonia, Latvia and Lithuania become UN members. Later, they joined NATO in March 2004. NATO मिलिट्री अलायंस जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा 1949 में बनाया गया था, और ये तीनों जो कंट्रीज़ थी एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, वो भी नाटो की मेंबर बन गई। द बाल्टिक रीजन इज़ नॉट रिच इन natural resources, so Estonia is an important producer of oil shale. A large share of mineral and energy resources is imported. बाल्टिक रीजन अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट एस्टोनिया की बात करें तो ऑयल शेल में वो काफ़ी अच्छा प्रोड्यूसर है। ऑयल शेल आप कह लो या उसमें ऐसे कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जिससे हाइड्रोकार्बन रिलीज़ होता है। क्लियर। और ज़्यादातर मिनरल और रिसोर्सेज के लिए अदर कंट्रीज़ पे डिपेंड हैं। और इंडिया और बाल्टिक कंट्रीज़ की बात करें तो हमारे रिलेशन पुराने टाइम से ही काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद आ जाता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स। इन सेंट्रल एशिया द तजाकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years टिल 2001। अगर तजाकिस्तान की बात करें तो 1991 से लेकर 2001 तक तजाकिस्तान में सिविल वॉर चलती रही। और सिविल वॉर का मेन रीज़न क्या था? सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट का मेन मुद्दा सांप्रदायिक मुद्दा ही था। क्लियर। जब जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर आपस में 2 कम्युनिटी लड़ती हैं तो उसे हम सांप्रदायिक दंगे कह सकते हैं।
In Azerbaijan province of Nagorno-Karabakh, some local Armenians want to secede and join Armenia. ये देखिए अज़रबैजान, नागोर्नो काराबाग, यहाँ के जो लोकल अर्मेनियंस थे जो किसी टाइम में वहाँ पे आके बस गए थे, वो अज़रबैजान से अलग होकर अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स का मेन रीज़न यही था। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम जॉर्जिया की बात करें, द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज़ कम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस। वो 2 प्रोविंसेस कौन सी थी, आपको नेम लर्न करने की नीड नहीं है, साउथ ओसेशिया और अब्खाज़िया, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ सिविल वॉर। तो जॉर्जिया की 2 प्रोविंसेस में सिविल वॉर हो रही थी, साउथ ओसेशिया एंड अब्खाज़िया। देयर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजीम्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में जो मेन मूवमेंट हो रहे थे वो वहाँ के रूलर्स के अगेंस्ट ही थे, क्योंकि वहाँ के रूलर्स ऑटोक्रेटिक टाइप से रूलर्स थे जिससे जनता खुश नहीं थी। कंट्रीज एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स। आज नियर बाय कंट्रीज़ हैं, नदी के पानी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। ऑल दिस हैज़ लेड टू इंस्टेबिलिटी मेकिंग लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीज़न। और इससे कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी थी, एक आम जनता का जो जीवन था वो कठिन हो रहा था। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर एरियाज विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज and the region is next to Russia, China, Afghanistan and Pakistan and close to West Asia। जब आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को मैप में ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि एक तरफ ये रशिया के बिल्कुल क्लोज हैं, ठीक है, और चाइना के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बिल्कुल क्लोज हैं, और उधर से वेस्ट के भी बिल्कुल क्लोज हैं। ये देखिए, ये अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो इधर से देखिए रशिया के क्लोज़ हैं, फिर नीचे इधर की साइड जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं उनके क्लोज़ हैं, फिर यहाँ से वेस्टर्न कंट्रीज़ के क्लोज़ हैं। तो ये बिल्कुल सेंट्रल में है। मिनरल और ऑयल में काफ़ी रिच कंट्रीज़ हैं। जितनी भी नियर बाय कंट्रीज़ हैं इन सेंट्रल एशियन स्टेट से अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहती हैं। आफ्टर 11 सितंबर 2001 द US wanted military bases in the region and paid the government of all Central Asian states to hire bases, यहाँ पे ई आना था, सॉरी फॉर द एरर, and to allow aeroplanes to fly over the territory during the wars in Afghanistan and Iraq। चलो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। रिवाइज़ के सबको पता होगा 9/11 अटैक, 11 सितंबर 2001 को हम जनरली क्या कहते हैं, 9/11 अटैक, जो किसने किया था, इस्लामिक टेररिस्ट अटैक था, एक सुसाइड अटैक था जो किसके द्वारा किया गया था, अलकायदा के द्वारा किया गया था और यूनाइटेड स्टेट में किया गया था इन 2001। इसके अगेंस्ट वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ एक हो गई थी कि हमें आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना है, और उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। जब ये ऑपरेशन चलाया गया तो फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में अपने मिलिट्री बेसिस स्थापित करने की, एस्टैब्लिश करने की USA को नीड पड़ी। उन्होंने इन कंट्री से को पेड किया कि हमें अपने यहाँ मिलिट्री बेसिस बनाने दो और हमारे जो भी एरोप्लेन्स हैं अपनी टेरिटरी के ऊपर से उनको फ्लाई करने दो, क्योंकि जिससे आसानी से हम दुश्मन देश पर अटैक कर सकें, ठीक है। एंड रशिया परसीव्स दैट दे शुड बी अंडर रशियन इन्फ्लुएंस। इधर से अमेरिका उन कंट्रीज़ पे अपना कब्ज़ा करना चाहता है या अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। इधर से रशिया चाहता है कि हमारा कंट्रोल बना रहे, उधर से USA चाहता है हमारा कंट्रोल बना रहे। चाइना का इंटरेस्ट इधर इन कंट्रीज़ में है क्योंकि ऑयल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं इन कंट्रीज़ में। क्लियर? तो आपको पता ही है कि ऑयल, पेट्रोल, ऐसे में वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहती हैं और इन पे अपना डोमिनेंस रखना चाहती हैं। अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग है क्या? अरब स्प्रिंग इट मीन्स अरेबियन कंट्रीज़ में जब डेमोक्रेसी को लेकर एक लहर सी चल गई और किसके अगेंस्ट, ऑटोक्रेटिक रूलर्स के खिलाफ। इट मीन्स सेंट्रल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में 2009 से जो डेमोक्रेसी को लेकर जो रिवॉल्यूशन हुए या जो सिविल वॉर हुई उसे ही अरब स्प्रिंग कहा गया, क्योंकि एक कंट्री से शुरू होकर धीरे धीरे ये अरब की आसपास की सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी को लेकर स्ट्रगल होने लग गया और इसी को अरब स्प्रिंग कहा गया। इन 21st सेंचुरी विटनेस्ड
emergence of new developments for democracies and democratization in West Asian countries. One such event is characterized as Arab Spring that began in 2009. ये लाइन आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2009 में ये स्टार्ट हुआ, किस लिए? डेमोक्रेसी लाने के लिए। लोकेटेड इन ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया से ये स्टार्ट हुआ। द अरब स्प्रिंग टुक इट रूट्स वेयर द स्ट्रगल अगेंस्ट करप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता खुश नहीं थी, क्योंकि रूलर्स कैसे थे? ऑटोक्रेटिक रूलर थे। और जब रूलर्स आपका ऑटोक्रेटिक रूलर होगा तो ऐसी कंट्री में करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम रहेंगी। तो उसके खिलाफ लोग खड़े हुए। वॉज स्टार्टेड बाय द पब्लिक विच टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिकल मूवमेंट। फिर वो धीरे धीरे पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया बिकॉज द पीपल कंसिडर्ड द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम एज आउटकम ऑफ ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। और ये जो प्रॉब्लम है ये किसकी वजह से है? डिक्टेटरशिप की वजह से है। और जब डिक्टेटरशिप खत्म कर दी जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी दैट स्टार्टेड इन ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई, स्प्रेड थ्रू आउट द मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज इन वेस्ट एशिया। और धीरे 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 ये मुस्लिम डोमिनेटेड अदर कंट्रीज़ में भी शुरू हो गई। हुस्नी मुबारक वो हैड बिन इन पावर इन इजिप्ट सिंस 1979। हुस्नी मुबारक जो कि 1979 में इजिप्ट के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी सरकार कोलैप्स हो गई एज अ रिजल्ट ऑफ द मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। और उसके बाद जो डेमोक्रेसी को लेकर जो प्रोटेस्ट चले वो और भी ज़्यादा बढ़ गए। इन एडिशन द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब स्प्रिंग कुड ऑल्सो बी सीन इन यमन, बहरीन, लीबिया एंड सीरिया। और अरब स्प्रिंग एक लहर सी दौड़ गई और आसपास की जो कंट्रीज़ थी वहाँ पे भी डेमोक्रेसी को लेकर स्ट्रगल शुरू हो गया। वेयर सिमिलर प्रोटेस्ट बाय द पीपल लेड टू डेमोक्रेटिक अवेकनिंग थ्रू आउट द रीजन। और अब आसपास की सारी कंट्रीज़ यही चाहती थी कि हमारी कंट्री में ऑटोक्रेटिक रूलर्स की सत्ता ख़त्म होकर डेमोक्रेसी आए। क्लियर? तो ये आज के हमारे टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक थे जिसमें छोटी छोटी हमने काफ़ी सारी बातें पढ़ी। बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है तो एक बार आप इसको दोबारा से ज़रूर देखिएगा, रिकॉल करिएगा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा न्यू एंटाइटीज़ इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल लास्ट टॉपिक करेंगे, कौन सा? इंडियाज़ रिलेशन विद रशिया। थैंक यू, बाय बाय।